Hello, boys and girls. Good evening, all of you. And in today's session, we are going to start chapter number 11 of CRI. Chapter 11 is appearance before NCLT and NCLAT. I am going to teach from ICSI module and my handwritten notes also. ये रहा मेरे handwritten notes, ठीक है. जहां जहां दरकार पड़ेगा अपने handwritten notes जो है उसको पढ़ेंगे. देखिए आपका टाइम बचे इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है वो ऑलरेडी आपके लिए जो है शानदार ढंग से प्रिपेयर कर लिया है. ठीक है, यू कैन सी दिस. तो इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम और क्लास में ही आपको जो है वो पूरा दिमाग में मैं बैठा दूंगा, ये मेरा गारंटी है. लेकिन क्लास अच्छे से देखना है विद पॉजिटिव माइंडसेट. नेगेटिव माइंडसेट रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, पॉजिटिव रहोगे तभी आएगा. और अपने आईसीआईसीआई का मैथ तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ से करेंगे. चलो आओ भाई, लेसन 11. बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रहा था, का पूरा चैप्टर ही जो है अपने इसको नक्की कर देते हैं. अपीयरेंसेस बिफोर एनसीएलटी एनसीएलटी. दो क्लास में हम लोग ये कवर करेंगे, ठीक है. टुडे बीइंग द फर्स्ट क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी द सेकंड क्लास. अपीयरेंस बिफोर एनसीएलटी एनसीएलटी में सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना, इट्स ऑल अबाउट, इज एवरीथिंग ऑल अबाउट एनसीएलटी एनसीएलटी. तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में. आप बता सकते हैं मेरे को एनसीएलटी एनसीएलटी बिल्कुल किस एक्ट में बना? बिल्कुल द कंपनीज एक्ट 2013. कोई बता सकता है मेरे को किस कमिटी ने रेकमेंड किया था एनसीएलटी एनसीएलटी बने? इरादी कमिटी. ठीक है, इरादी कमिटी जो था उसने रेकमेंड किया था कि एनसीएलटी एनसीएलटी जो है वो बने. और बहुत ही फेमस जज थे जिनका पूरा नाम था वी बालकृष्ण इरादी. तो वी बालकृष्ण इरादी का जो चेयरमैनशिप वाला जो कमिटी था, इरादी कमिटी, उन्होंने ही रेकमेंड किया था कि वी हैव टू कॉन्स्टिट्यूट एनसीएलटी एनसीएलटी फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटेड टू कंपनी लॉ, स्पेशलाइज्ड डीलिंग विद द केसेस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल जुडिशियल बॉडी जहां पर हम लोग कंपनी लॉ के केसेस क्लियर कर सकें, rather than multiple windows, multiple judicial bodies like CLB Company Law Board, BIFR Board of Industrial and Financial Reconstruction. पहले ये सब था, CLB था, BIFR था, उसका एपिलेट अथॉरिटी था. अब CLB BIFR उसका एपिलेट अथॉरिटी सब हट गया. क्यों? एनसीएलटी के कारण. चलिए देखिए, 1 जून 2016 को एमसीए ने नोटिफाई कर दिया था एनसीएलटी एंड एनसीएलटी. एनसीएलटी किस सेक्शन में? 408 और एनसीएलटी 410. बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इरादी कमिटी. इरादी कमिटी क्यों? क्योंकि भाई ये जो मिस्टर इरादी थे, पूरा नाम क्या था इनका? वी बाल कृष्ण इरादी. ठीक है, तो इस कमिटी के रिकमेंडेशन पर ही एनसीएलटी एनसीएलटी जो है वो आया. बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इरादी कमिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीएलटी एनसीएलटी जो है वो आया. लेकिन एक बहुत पिक्यूलर चीज हम बताते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में आया एनसीएलटी एनसीएलटी, और वो भी नोटिफाई कब हुआ? 1 जून 2016. लेकिन इरादी कमिटी बहुत साल पहले ही रिकमेंडेशन दे दिया था. ठीक है, और इरादी जी तो जो है वी बालकृष्ण इरादी, ये तो 2010 में इनकी मृत्यु भी हो गई. उसके बाद कितने सालों बाद इनका रिकमेंडेशन माना गया और बोला गया हाँ वी नीड एनसीएलटी एनसीएलटी. शुरुआत में कम बेंचेस से एनसीएलटी के, लेकिन अभी तो पता है ना आपको 15 बेंचेस आर देयर. अब देखो, भारत में कुछ भी होता है तो ऑब्वियस बात है लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये. तो इस बात पर भी कि एनसीएलटी एनसीएलटी अलग से क्यों बनाया जाए, है तो हम लोग के यहां पर दुनिया भर का कोर्ट्स. हाई कोर्ट क्या करेगा फिर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनसीएलटी एनसीएलटी. इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे पहुंच गए, challenging the constitutional validity, but Supreme Court upheld the constitutional validity of NCLT NCLT. That is why we are studying. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का. मैं आपको बता दूं ये 5 जजेस का बेंच था. 5 जज ने जजमेंट दिया था, 5 जजेस बेंच ने मिलकर के जजमेंट दिया था. केस का नाम याद रखना भाई, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 5 judges bench held in Supreme Court that NCLT NCLT जो है वो बिल्कुल बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब आप मेरे को बताओ
क्या फायदा हुआ एनसीएलटी एनसीएलटी बनाने का? फटाफट बताओ क्या फायदा हुआ एनसीएलटी एनसीएलटी का, क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स था? आपके पास तो भाई मॉड्यूल हो गई, तो आप भी साथ साथ मार्क करते चलना, ठीक है? क्या फायदा था मेरे को बताओ? स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल से, बिल्कुल इनका काम क्या है, खाली खाली कंपनी लॉ का केसेस देखना है। ये क्या डाइवोर्स का केस देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो ये सब ऑलरेडी क्लास में भी हम लोग पढ़ रखे हैं, बट फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं भाई, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स है, ठीक है, ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स। पता है ना, एनसीएलटी एनसीएलटी खाली क्या है, खाली कंपनीज के लिए बनाया गया और कोई चीज के लिए नहीं। और इसके अंदर जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर्स दोनों है, ठीक है। जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर कौन अपॉइंट होते हैं और कौन अपॉइंट करता है और होते कौन है, ये अभी हम लोग के क्लास में आएगा आज। रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ वाइंडिंग अप केसेस, जो पेंडिंग वाइंडिंग अप केसेस पड़े रहते थे हाई कोर्ट में, अब रिड्यूस हो गए, क्योंकि यहां तो स्पीडी डिस्पोजल होता है केसेस का। अवॉइड मल्टीप्लिसिटी एंड लेवल्स ऑफ लिटिगेशन, कोई हाई कोर्ट के पास जा रहा है, कहीं सीएलबी के पास केस लगा हुआ है, कहीं बीआईएफआर के पास भी केस चल रहा है, कहीं बीआईएफआर का एपिलेट अथॉरिटी, जो एपिलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, वहां पर भी केस पेंडिंग है। सीएलबी, हाई कोर्ट, बीआईएफआर, एपिलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बाप रे, ये चारों हाई कोर्ट तो है, बट हाई कोर्ट के पास जो पावर था वाइंडिंग अप वगैरह देखने का, वो सब तो ट्रांसफर हो गया ना ट्रिब्यूनल को। और सीएलबी, बीआईएफआर और एआईएफआर, इन लोग तीनों पर तो ताला ही लग गया, खत्म हो गया। All such matters are now heard and decided by NCLT. और एपिलेट प्रोसीजर भी बहुत सिस्टमाइज हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया। एनसीएलटी के खिलाफ अपील एनसीएलटी और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, दैट्स इट। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी बिफोर एनसीएलटी एंड फर्दर अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी इन सुप्रीम कोर्ट। और एनसीएलटी के खिलाफ जब आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने जाते हैं, पता ही है ना सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील क्या चीज के लिए करते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। बर्डन ऑफ हाई कोर्ट ऑब्वियस बात है रिड्यूस हो गया। तो बताइए मेरे को, अभी यहां तक का लेक्चर क्लियर है ना? मेरे सवालों का जवाब दो। When were NCLT NCLTs notified? When were NCLT NCLT notified? They notified the provisions of NCLT NCLT on 1 जून 2016। मेरा दूसरा क्वेश्चन, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था? इरादी कमेटी। क्या नाम था पूरा? वी बालकृष्णन इरादी। कौन थे ये बहुत फेमस जज थे और बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स इन्होंने दिया था। 2010 में स्वर्गवास हो गए और उसके बाद जाकर के इनका रिकमेंडेशन जो है वो माना गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट वाज हेल्ड इन मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि एनसीएलटी एनसीएलटी जैसे ट्रिब्यूनल्स को ये सब पावर ट्रांसफर किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उसके बाद ही एनसीएलटी एनसीएलटी का रास्ता क्लियर हुआ। क्या फायदा क्या हुआ? फायदा ही हुआ, स्पेशलाइज्ड है, ओनली कॉर्पोरेट्स केसेस को डील करता है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स, तो पूरा स्पेशलाइज्ड बॉडी है। रिडक्शन इन द पेंडिंग केसेस ऑफ वाइंडिंग अप, shortening the period of winding up procedure, reducing the burden of high court, avoiding multiplicity of cases being filed in high court, CLB, BIFR, AIFR, and appellate procedure is very streamlined. Appeal against NCLT lies to NCLT and against NCLT lies with Supreme Court only on question of law. अब NCLT NCLT में क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके दरमियान within which NCLT functions, कंपनीज एक्ट फॉलो करता है। NCLT रूल्स, NCLAT रूल्स 2016, सब 2016, IBC 2016 एंड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन में भी अपने NCLT के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, एंड IBC 2016 ऑब्वियसली। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग NCLT दिमाग में बैठ गया। द कंपनीज एक्ट 2013, NCLT रूल्स, NCLAT रूल 2016, CA रूल 2016 एंड IBC 2016। अब अगर हम लोग बात करें एनसीएलटी का सेक्शन 408 का, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग डिस्कस करें सेक्शन 408 में, तो मेरे हैंडरिटन नोट्स में आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। कम टू द हैंडरिटन नोट्स वेरी वेरी फास्ट। कॉम्पोजिशन ऑफ एनसीएलटी भाई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा, अब हम लोग इसको शॉर्ट में ट्रिब्यूनल बोलेंगे क्योंकि एक्ट भी वही बोलता है। ट्रिब्यूनल एज पर सेक्शन 408 विल कंप्राइज ऑफ होम वन प्रेसिडेंट. So NCLT will be comprising of one president and such a number of judicial members and technical members as CG may deem fit. तो भारत सरकार CG को जितना उचित लगेगा वो जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर जो है NCLT में रखेगा। प्रेसिडेंट एक रहेगा। देखिए कंपोजिशन ऑफ NCLT सेक्शन 408 लाइन बाय लाइन सेक्शन 408 अभी चलेगा, ध्यान लगाइए।
तो composition of NCLT as per section 408, president 1, judicial and technical member, such number as CG may deem necessary, such number as CG may deem necessary। ठीक है, ये सेक्शन 408 बोलता है। अब इन लोगों को क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? रास्ता चलता इंसान को ऐरा गैरा नत्थु कैरा को तो नहीं बनाएंगे भाई, कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जो प्रेसिडेंट साहब का क्वालिफिकेशन रहेगा, he is or has been a high court judge, qualification mentioned as per section 409। तो as per section 409 of the Companies Act 2013, qualification of the president shall be that he is or has been a high court judge। वो भी कितना साल के लिए? 5 साल। तो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए हाई कोर्ट जज फॉर मिनिमम 5 इयर्स। क्लियर है। जुडिशियल मेंबर का अगर हम लोग बात करें, जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज। जुडिशियल मेंबर मतलब जो ऑब्वियस सा बात है, जो अपना फैसला सुनाएगा, जजमेंट देगा, ऑर्डर पास करेगा, तो हाई कोर्ट जज। जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज। चलो हाई कोर्ट जज नहीं हो, नहीं यहाँ 5 साल नहीं है, खाली हाई कोर्ट जज। ही इज और हैज बीन अ हाई कोर्ट जज। सर अभी आप 5 साल बोले थे, वो तो प्रेसिडेंट के लिए हाई कोर्ट जज 5 साल होना जरूरी है, जुडिशियल मेंबर के लिए खाली हाई कोर्ट जज है तो भी चलेगा। चलो हाई कोर्ट जज नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, चलो वो भी नहीं हो। एडवोकेट फॉर मिनिमम 10 इयर्स, चलो वो भी नहीं हो, तो क्या चपरासी को लेंगे क्या? तब रहने दो। तो हाई कोर्ट जज या फिर जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन पड़ रहा है हाई कोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स और एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स। ये था जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन। अब अगर हम लोग टेक्निकल मेंबर का क्वालिफिकेशन का बात करें, तो आ जाओ भाई, अपना भी बिरादरी आएगा इसमें। टेक्निकल मेंबर का क्वालिफिकेशन का अगर बात करें, जो कि टेक्निकलिटीज ऑफ द केस को देखेगा, इंटरप्रेट करने में मदद करेगा जुडिशियल मेंबर्स को। तो टेक्निकल मेंबर्स के अंदर हमारे हैं मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस आइदर एज अ सीए और सीएस और सीएमए। लो मतलब टेक्निकल मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या है? सीए इन प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 15 इयर्स, सीएस इन प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 15 इयर्स, सीएमए इन प्रैक्टिस यानी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 15 इयर्स, या फिर चलो मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लीगल सर्विस, मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लीगल सर्विस और मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, तो मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस और इंडियन, ये देखो मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस और इंडियन लीगल सर्विस। एंड ये अमेंडमेंट है, खाली पहले क्या होता था ना, खाली आप अगर मेंबर थे इंडियन लॉ सर्विस के तो हो जाता था, नहीं अभी क्या होगा, मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस और इंडियन लीगल सर्विस एंड होल्डिंग द पोस्ट ऑफ secretary or additional secretary to government of India and has been holding the rank of secretary or additional secretary to government of India। ठीक है सर। और फिर तो आपको पता ही है, मैंने बताया सीए इन प्रैक्टिस, सीएमए इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 15 इयर्स। ऑब्वियस बात है कोई एक क्वालिफिकेशन चाहिए। या फिर चलो ये सब कुछ भी नहीं हो, लेकिन इज अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस। ठीक है, पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, having specialized knowledge and professional experience, minimum 15 साल। कहां पर? specialized knowledge and professional experience of minimum 15 साल कहां पर? in industrial finance, industrial management, इंडस्ट्री का फाइनेंस हो गया, इंडस्ट्री का मैनेजमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, चलो ये सब भी कुछ नहीं हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहीं रहे होगे लेबर कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, पता ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में भी नेशनल ट्राइब्यूनल, लेबर कोर्ट्स ये सब रहते हैं। तो वहां पर भी अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहे होगे, यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ टेक्निकल मेंबर ऑफ एनसीएलटी। तो मेरे को फटाफट वापस से सारा क्वालिफिकेशन बता दो, खासकर टेक्निकल मेंबर का पहले बताओ। एनसीएलटी का टेक्निकल मेंबर का क्वालिफिकेशन सर इजी वाला तो दिमाग में है, सीए इन प्रैक्टिस या फिर सीएस इन प्रैक्टिस या फिर सीएमए इन प्रैक्टिस, मिनिमम 15 इयर्स, मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस और इंडियन लीगल सर्विस एंड होल्डिंग द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हमने डिस्कस किया भाई, चलो ये सब कुछ भी नहीं हो, सीए इन प्रैक्टिस 15 साल, सीएस इन प्रैक्टिस 15 साल, सीएमए इन प्रैक्टिस 15 साल, या फिर अगर आप वो भी नहीं है, मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन लीगल सर्विस एंड होल्डिंग द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई बात नहीं, आप
अगर एक ऐसे पर्सन है who is of proven ability integrity, person of proven ability integrity standing, having sound professional knowledge and experience in the fields of industrial management, industrial reconstruction, industrial finance, accountancy and investment, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, तो फटाफट मेरे को क्वालिफिकेशन बता दो। टारगेट है खाली पढ़ाई नहीं करना, अंडरस्टैंड भी करना, लर्न भी करना, रिवीजन भी करना। फटाफट, ऐसा नहीं है कि खाली आप देख रहे हैं, प्रोडक्टिव होना चाहिए कि दिमाग में भी बैठ जाए। तो सेक्शन 408 पढ़ रहे हैं भाई, प्रेसिडेंट एक जुडिशियल टेक्निकल मेंबर सीजी में डिटरमाइन एज डीम फिट। 409, अच्छा एज में भी प्रिस्क्राइब नहीं है नंबर ऑफ मेंबर्स, सीजी में डीम फिट। सेक्शन 409 क्वालिफिकेशन बताता है, प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी का क्वालिफिकेशन इज और हैज बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। ठीक है, जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स या फिर एडवोकेट मिनिमम 10 साल। और टेक्निकल मेंबर का क्वालिफिकेशन ये 6 जो अभी हमने डिस्कशन किया, सीए सीएसएस सीएमए इन प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 15 इयर्स। ठीक है, या फिर member of Indian corporate law service, Indian legal service and holding the post of secretary or additional secretary to government of India, और साउंड नॉलेज वाला एक होता, और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट। क्लियर। अब जो एनसीएलएटी है उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, वो सेक्शन 410 में लिखा हुआ है और उनका क्वालिफिकेशन 411 में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन, जैसे एनसीएलटी का कॉम्पोजिशन 408 में था, क्वालिफिकेशन 409 में था, वैसे एनसीएलटी का 410 सेक्शन 410 411 डील्स विद क्वालिफिकेशन। यहां पर एक चेयरपर्सन रहेगा, सच नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर एज सीजी में डीम फिट बट नॉट एक्सीडिंग 11। मतलब जुडिशियल टेक्निकल मेंबर मिलाकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है एनसीएलटी में, 11। अब बताओ भाई, जो चेयरपर्सन रहेगा उसका क्वालिफिकेशन, चेयरपर्सन का जो क्वालिफिकेशन रहेगा, एनसीएलटी तो ऑब्वियस बात है अपील्स को देखेगा ना, एनसीएलटी का जो अपील आएगा वो एनसीएलटी देखेगा। तो जाहिर सा बात है एनसीएलटी में जो लोग रहेंगे वो ज्यादा एक्सपर्ट रहेंगे, ज्यादा सीनियर रहेंगे, ज्यादा प्रोफेशनली क्वालिफाइड रहेंगे। एनसीएलटी का जो प्रेसिडेंट था, एनसीएलटी का प्रेसिडेंट, उसका क्वालिफिकेशन क्या था एनसीएलटी का प्रेसिडेंट का, हाईकोर्ट जज, कम से कम 5 साल वाला ना। तो इसका क्वालिफिकेशन समझ लो क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ का जो चेयरपर्सन रहेगा इसका क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक्चुअल में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का ही अपॉइंटमेंट जो होता है फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जुडिशियल मेंबर जो रहेगा उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन यहां पर बोला गया, हमारे यहाँ के जो जुडिशियल मेंबर है उनका क्वालिफिकेशन एनसीएलटी का बोला गया कि जो एनसीएलटी में प्रेसिडेंट साहब का क्वालिफिकेशन था ना वो यहां पर रहेगा। मतलब हाईकोर्ट जज या फिर जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलटी कम से कम 5 साल, आराम से आराम से। जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलएटी का क्वालिफिकेशन का अगर हम लोग बात करें, हाईकोर्ट जज या फिर जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलटी फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। तुम सोचो जो जुडिशियल मेंबर था कहां पर था, वो जुडिशियल मेंबर एनसीएलटी का 5 साल रहा या 5 का एक्सपीरियंस रहा, तो कभी ना कभी उसका भी तो प्रमोशन होगा ना, तो फिर वो क्वालिफाइड हो जाता है एनसीएलएटी का जुडिशियल मेंबर बनने के लिए। और यहाँ का टेक्निकल मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या है भाई, वो जो पर्सन एबिलिटी वाला पॉइंट था ना, पर्सन एबिलिटी इंटीग्रिटी वाला, प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वाला सेम है, खाली 25 साल का एक्सपीरियंस लगा देना। प्रूवन एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिनिमम 25 साल, वही इन इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटेंसी। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन लोग को सिलेक्ट कौन करेगा, ये जो अभी हम लोग बात किए एनसीएलटी और एनसीएलटी के प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मेंबर्स, इनको सिलेक्ट कौन करेगा, ये बात लिखा हुआ है सेक्शन 412 में। जो मेन लोग है ना, जो मेन लोग है उन लोग को तो भाई अपॉइंट करेगा सीजी आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेन लोग कौन हुए सर, ऑब्वियस होता है प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी, चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलटी, जुडिशियल मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी, प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी, चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलटी। सर वहां प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन क्यों बोलते हैं, ताकि नाम मिक्स नहीं हो।
तो खाली प्रेसिडेंट बोलने से समझ जाएंगे, खाली चेयरपर्सन बोलने से समझ जाएंगे एनसीएलटी का बात हो रहा है, एनसीएलटी का बात हो रहा है। एंड जुडिशियल मेंबर्स ऑफ एनसीएलएटी, ये 3 जन का अपॉइंटमेंट होगा इन कंसल्टेशन विद सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी, chairperson of NCLAT and judicial members of NCLAT shall be appointed after consultation with Chief Justice of India। ठीक है सर, दिमाग में रहेगा। और बाद वकीलों को कैसे अपॉइंट किया जाता है? सिलेक्शन कमिटी बनाया जाता है। सिलेक्शन कमिटी जो है वो बाद बाकी मेंबर्स का नाम रेकमेंड करते हैं। मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी एंड टेक्निकल मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी। मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी कौन? वही जुडिशियल, टेक्निकल और टेक्निकल मेंबर ऑफ एनसीएलटी, क्योंकि जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलटी तो ऊपर में बात कर ली अपने। शैल बी अपॉइंटेड बाय सिलेक्शन कमिटी, नहीं, अपॉइंटमेंट तो सीजी ही करेगा, रेकमेंड करेगा सिलेक्शन कमिटी। अब ये सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन रहने वाला है ये देखो। ये 4 जन सिलेक्शन कमिटी में रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उसका जो नॉमिनी रहेगा वो चेयरपर्सन रहेगा, चेयरपर्सन सिलेक्शन कमिटी का। तो सिलेक्शन कमिटी जो नाम रेकमेंड करेगा ना, किसका? अरे भाई, जुडिशियल टेक्निकल मेंबर ऑफ एनसीएलटी एंड टेक्निकल मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी, तो सिलेक्शन कमिटी नाम रेकमेंड करेगा। इट शैल बी कंप्राइजिंग ऑफ सीजेआई और हिज नॉमिनी एज चेयरपर्सन। सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, भी यहाँ पर रहेगा एज अ मेंबर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, वही मीटिंग्स बुलाया करेगा, कन्वीनर वही रहेगा सिलेक्शन कमिटी का। ये देखो, ठीक है। इसके अलावा सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मेंबर रहेगा सिलेक्शन कमिटी का। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो 4 जन बता दो फटाफट। सीजेआई और हिज नॉमिनी विल बी द चेयरपर्सन। सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल बी द मेंबर। सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सेक्रेटरी ऑफ एमसीए शैल बी द कन्वीनर ऑफ दिस सिलेक्शन कमिटी। और फिर ये हर जगह जहां हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि बाई चांस सिलेक्शन कमिटी का कॉम्पोजिशन में कुछ डिफेक्ट हो गया तो इनके द्वारा जो रेकमेंड किया गया नाम था, अगर वो अपॉइंटमेंट हो जाता है वो अपॉइंटमेंट वैलिड रहेगा। ठीक है, नो अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर शैल बी इनवैलिड जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। ओके, क्लियर है ना? अब इन लोग का अगर हम लोग टेन्योर का बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। सबका जो टेन्योर रहेगा, ध्यान से सुनना, सबका टेन्योर, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चेयरपर्सन हो, मेंबर हो, एनसीएलटी कहीं पर भी, सबका टेन्योर 5 साल का ही रहेगा। मैक्सिमम टेन्योर विल बी 5 years, बट यस दे कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर 5 years। मतलब 5 साल प्लस रीअपॉइंटमेंट अगेन मैक्सिमम 5 years। मिनिमम एज इन लोग सबका, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मेंबर, मिनिमम 50 साल। मैक्सिमम एज रहेगा भाई एनसीएलटी में 65 years, 67 years, एनसीएलटी में 67 years, 70 years। अब आप खुद से बताओ, हम नहीं बताएंगे। मिनिमम एज सबका 50 साल, मैक्सिमम एज किसका 65, 67 इन केस ऑफ एनसीएलटी, किसका 67, 70 इन केस ऑफ एनसीएलटी, खुद से समझ जाओ। जो मेंबर्स रहेंगे एनसीएलटी में, चाहे जुडिशियल मेंबर चाहे टेक्निकल मेंबर, मैक्सिमम एज 65 years एंड दैट ऑफ प्रेसिडेंट 67 years। मैक्सिमम एज एनसीएलएटी में मैंने बताया 67 और 70, तो 67 सारे मेंबर्स का, 70 चेयरपर्सन का। सब से एक बार बोल दो, अरे सबका टेन्योर 5 साल, रीअपॉइंटमेंट सबका मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, सबका मिनिमम एज, मिनिमम कम से कम उम्र 50 साल। मैक्सिमम एज भाई बता दो, मैक्सिमम एज 65, 67, 67, 70। दिमाग में अब अपने आप रहेगा कि 65, 67 किसका है? मेंबर्स का, प्रेसिडेंट का। 67, 70 किसका? मेंबर्स का, चेयरपर्सन का। ऑल ओके? देखो, सेक्शन यू कैन इग्नोर, बाद बाकी जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स है वो सब का सेक्शन तो कम नहीं सकता, घोल करके पी रखे हैं मेरे बच्चे। ये देखो, टेन्योर का अगर हम लोग बात करें, टेन्योर का, तो प्रेसिडेंट एंड एवरी मेंबर ऑफ एनसीएलटी में टेन्योर 5 साल, रीअपॉइंटमेंट 5 years। चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एनसीएलटी 5 साल प्लस रीअपॉइंटमेंट 5 years। ओके, मिनिमम एज सबका अगर बात करें, मिनिमम एज सबका 50 साल। मैक्सिमम एज का अगर हम लोग बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी का कितना? 67। अदर मेंबर्स का कितना? 65। अदर मेंबर्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज
प्रेसिडेंट चेयरपर्सन भी मेंबर तो है ही, तो अदर मेंबर्स का कितना 65, चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलटी का 70 साल और अदर मेंबर्स का 67, ओके 65 67 67 70। ये वाला एक चीज देखो, मेंबर may retain his lien, member may retain his lien with his parent cadre or ministry or department, member may retain his lien with his parent cadre or ministry or department while holding the office as such for maximum 1 year। इसका मतलब क्या होता है, अभी अभी हम लोग बात की है कि जो क्वालिफिकेशन था, कोई हाई कोर्ट का जज था, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज था, ठीक है, कोई प्रैक्टिसिंग सीए था, तो इन लोग को जब हम लोग एनसीएलटी में लेकर के आए, तो वहां पर क्या इन लोग अपना सारा काम धंधा एक बार में छोड़ देंगे? वंस यू हैव बीन अपॉइंटेड, हाई कोर्ट का जज क्या बोलेगा, चलो टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं अब? नहीं भाई, ठीक है, उसका हो सकता है वहां पर भी ऑब्लिगेशंस हो, तो वो कंटिन्यू कर सकता है साइमल्टेनियसली दोनों पोजीशन मैक्सिमम 1 ईयर। क्लियर है सर हम लोग को? जो पेरेंट कैडर डिपार्टमेंट से वो आया है, वहां पर वो मैक्सिमम 1 ईयर जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है व्हाइल होल्डिंग द ऑफिस हियर। ओके सर। सर यहाँ खाली मेंबर बोला है सर, मतलब प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होल्ड नहीं कर सकता? नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंट चेयरपर्सन भी जो है वो मेंबर ही है, इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदर मेंबर्स, ओके, बिकॉज दे आर आल्सो मेंबर। सर सैलरी बताइए ना इन लोगों को कितना है, बताते हैं। देखो भाई, जो प्रेसिडेंट है उसका सैलरी रहेगा 80,000 फिक्स्ड है, 80,000 पर मंथ, ठीक है, प्लस इन लोग को दुनिया भर का अलाउंसेस मिलता है, दुनिया भर का अलाउंसेस जो गवर्नमेंट ऑफिसर लोग को मिलता है, जिन लोग का 80,000 वाला पे स्केल रहता है। ये देखो, तो इन लोग का सैलरी वगैरह बोला गया एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और एज में बी प्रेस्क्राइब मतलब रूल बना है, बिल्कुल रूल्स के अंदर ये रूल्स, ये रूल है। और एक चीज याद रखना, इन लोग का सैलरी कभी भी वेरी नहीं होगा टू देयर डिसएडवांटेज, मतलब बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। तो दे शैल नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। अपने हर जगह यही करते हैं, सीसीआई वगैरह में भी अपने यही पढ़ रखे हैं। प्रेसिडेंट का सैलरी 80,000 पर मंथ फिक्स है, प्लस अदर अलाउंसेस गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन अपेक्स ग्रेड ऑफ 80,000 फिक्स सैलरी। जुडिशियल टेक्निकल मेंबर का रेंज रहेगा 67,000 से 79,000 पर मंथ। तो प्रेसिडेंट का 80,000 रुपया पर मंथ और इसका 67,000 से 79,000 पर मंथ। एनुअल इंक्रीमेंट 3% करके बढ़ते रहता है, प्लस अदर अलाउंसेस व्हिच आर फिक्स फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके सर, ये अगेन हर जगह अपने सीसीआई वगैरह में भी यही सब पढ़ रखे हैं कि अगर कभी प्रेसिडेंट चेयरपर्सन जो है इनकेपेबल हो गया टू कंटिन्यू, मान लो सडन डेथ हो गया या रेजिग्नेशन हो गया, तो जो सीनियर मेंबर रहेगा, सीनियर मोस्ट मेंबर शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन एज द केस में बी until the new president or chairperson is duly appointed। तो ये बड़ा सिंपल था सेक्शन 415। if any vacancy, senior most member shall act until new president or chairperson is appointed। रेजिग्नेशन वाला प्रोविजन भी सेम है, अगर आप लोग पहले कुछ भी पढ़ाई कर रखे हैं तो। प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मेंबर, इन लोग कोई भी रिजाइन कर सकता है इन राइटिंग। नोटिस of resignation in writing has to be given to CG, so they can resign in writing, their resignation will be given by them to CG। अब ऐसा तो नहीं है भाई गवर्नमेंट पोस्ट है, ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट का दर्जा मिला इन लोग को, तो रिजाइन करके तुरंत भाग जाएगा क्या? नहीं, इन लोग का रेजिग्नेशन होगा ये 3 डेट्स विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी को रिजाइन किया, सीजी को जिस दिन इन लोग का रेजिग्नेशन का नोटिस मिला, वहां से 3 महीना ये वेट करेंगे। रिसेप्ट ऑफ रेजिग्नेशन बाय सीजी से लेकर के 3 महीना इन लोग वेट करेंगे। सीजी अगर उसके पहले ही सक्सेसर अपॉइंट कर दिया तो बढ़िया बात है, या फिर अगर इनका खुद का टेन्योर ही खत्म हो गया, जो 5 साल था इनका टेन्योर ही खत्म हो गया, मतलब ये 3 डेट विच एवर इज अर्लियर, तो इनका रेजिग्नेशन कब से इफेक्टिव होगा? देयर रेजिग्नेशन विल बी इफेक्टिव 3 डेट्स विच एवर इज अर्लियर, 3 months from the date of receipt of resignation by CG, successor entering the office, end of their tenure whichever is earlier। मतलब इन्होंने आज रिजाइन किया सीजी को और कल ही सक्सेसर आ गया, हाँ तो बस इन लोग का खत्म हो गया काम, कल ही सक्सेसर आ गया तो। लेकिन 4 महीना बाद सक्सेसर आया तो इन लोग थोड़ी ना वेट करेंगे भाई, 3 महीना बाद इन लोग चले जाएंगे। कौन निकाल सकता है भाई? हु कैन रिमूव? सेक्शन 417 बोलता है प्रेसिडेंट हो, चेयरपर्सन हो, मेंबर हो, सीजी कैन रिमूव आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव देम आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ग्राउंड्स अगेन सेम है जो अपने कंपटीशन एक्ट में भी पढ़ रखे हैं। बताओ क्या क्या ग्राउंड्स है? इंसॉल्वेंट हो गया,
convicted of an offense which according to the opinion of central government involves moral turpitude. Insolvent, convicted of an offense which according to CG's opinion involves moral turpitude, physically or mentally incapable, acquired financial interest or any other interest which prejudicially affects their position to continue, या फिर they have abused their position against the public interest. ठीक है, insolvent हो गया, या फिर convicted of an offense involving moral turpitude, physically mentally incapable, acquired financial या फिर other interest जो कि prejudicially इन लोग का फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, या फिर इन्होंने अपने पोजीशन को मिसयूज किया अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे बी टू ई वाले क्लॉजेस में. इंसॉल्वेंट में क्या अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट दें, कोर्ट डिक्लेयर किया भाई आपको. और याद रखना सीजी इन लोग का रिमूवल तभी ऑर्डर कर सकता है जब इंक्वायरी किया हो सुप्रीम कोर्ट जज ने, नॉमिनेटेड बाय सीजीआई. तो भाई यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव देम, पास एन ऑर्डर ऑफ रिमूवल ओनली आफ्टर इंक्वायरी डन बाय सुप्रीम कोर्ट जज. और ये सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट कौन करेगा, नॉमिनेट कौन करेगा, सीजीआई. एनसीएलटी एनसीएलटी चलाने के लिए स्टाफ भी तो चाहिए. हाँ, तो स्टाफ जो है वो सीजी इन लोग को दे देगा एनसीएलटी एनसीएलटी से कंसल्ट करके. तो सीजी में प्रोवाइड स्टाफ आफ्टर कंसल्टेशन विद एनसीएलटी एनसीएलटी. बेंचेस का अगर हम लोग बात करें कि एनसीएलटी के बेंचेस कहां कहां लगाए जाएंगे, कहां कहां ये ट्राइब्यूनल्स जो है उनका सिटिंग हुआ करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. और अभी तक मैं आपको बता दूं 15 बेंचेस आर देयर. मैं अभी आपको एनसीएलटी का वेबसाइट खोल करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए. प्रिंसिपल बेंच इनका न्यू दिल्ली में है. देयर प्रिंसिपल बेंच इज एट न्यू दिल्ली. ठीक है, अब ये 15 बेंचेस का मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं. nclt.gov.in, www.nclt.gov.in. ये देखो भाई, ये देखिए इन लोग का प्रिंसिपल बेंच कहां पर है. ये देखो एनसीएलटी का प्रिंसिपल बेंच कहां पर है, न्यू दिल्ली. किस एरिया को संभालता है, पूरा दिल्ली को. यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, पता ही होना चाहिए. फिर है अहमदाबाद में इन लोग का एनसीएलटी का बेंच. अहमदाबाद वाला किस किस को संभालता है, पूरा गुजरात को संभालता है, पूरा का पूरा स्टेट ऑफ गुजरात को. दो यूटी को भी संभालता है, एक दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. इलाहाबाद वाला पूरा का पूरा यूपी और उत्तराखंड को संभालता है. अमरावती बेंच जो है वो पूरा का पूरा इन लोग आंध्र प्रदेश का स्टेट को संभालता है. बेंगलुरु ऑब्वियस बात है कर्नाटक को संभालेगा. चंडीगढ़ जो है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड बिल्कुल यूटी हो चुका है. पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को संभालता है. चेन्नई जो है एनसीएलटी का, एनसीएलटी चेन्नई बेंच संभालता है पूरा तमिलनाडु और पुडुचेरी को. कटक वाला छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को. गुवाहाटी वाला इनको. तो इस प्रकार आप देख रहे हैं टोटल हमारे यहाँ पर 15 बेंचेस है. जो कोलकाता का एनसीएलटी बेंच है वो किस किस को संभालता है, वो पूरा का पूरा ऑब्वियस बात है बंगाल को संभालेगा. और ईस्टर्न इंडिया में और क्या क्या है, बिहार झारखंड को संभालता है. एंड यूटी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये 4 को संभालता है. ठीक है, मुंबई वाला गोवा और महाराष्ट्र को संभालता है. तो इस प्रकार एनसीएलटी के 15 बेंचेस जो है अभी तक है. इसके पहले एनसीएलटी जो था वो 11 था, फिर जाकर के जो है 15 तक इंक्रीज किया गया. तो पूरा का पूरा सेक्शन 408 से लेकर के 419 मेरे बच्चों के दिमाग में बैठ गया होगा. सेक्शन 408 से 419 रैपिड फायर वाला रिवीजन चाहिए. ठीक है, लो 5 मिनट दो. पूरा 408 से 419. सेक्शन 408 क्या था, सेक्शन 408 था कॉम्पोजिशन ऑफ एनसीएलटी, वन प्रेसिडेंट एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर एज सीजी में डीम फिट. मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर. अब सेक्शन 409 क्वालिफिकेशन था इन लोग का. तो क्वालिफिकेशन अपना जो प्रेसिडेंट रहेगा उसका क्या था, हाईकोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स. ठीक है, जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन हाईकोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स या एडवोकेट कम से कम 10 साल. टेक्निकल मेंबर का क्या था, 15 साल वाला सारा पॉइंट था, 15 साल सी एन प्रैक्टिस, सी एस एन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या फिर 15 साल से अपना अगर उसको बहुत प्रोफेशनल साउंड नॉलेज हो, याद आया ना, प्रूवन एबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल साउंड knowledge and experience of at least 15 years in industrial management, industrial finance, industrial reconstruction, investment and accountancy,
या फिर मेंबर रहा है ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस और इंडियन लीगल सर्विस एंड होल्डिंग पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद आ रहा है? और ये सब भी नहीं है तो वो अपना लेबर कोड या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है सर। 410 सेक्शन 410 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलएटी चेयरपर्सन सच जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर एससीजी में डीम फिट नॉट एक्सीडिंग 11। ठीक है 408 हो गया एनसीएलटी, 409 उन लोगों को क्वालिफिकेशन, 410 एनसीएलएटी, 411 उन लोगों को क्वालिफिकेशन। उन लोगों को क्वालिफिकेशन सिंपल था, जो चेयरपर्सन रहेगा वो क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज और जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलटी फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। टेक्निकल मेंबर में वही साउंड वाला इंटीग्रिटी प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपीरियंस, खाली 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके फिर अपने 412 का अगर बात करें तो 412 में इन लोग को अपॉइंट कौन करेगा भाई? देखो जो मेन लोग है ना, प्रेसिडेंट चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर्स ऑफ एनसीएलएटी, president chairperson and judicial member of NCLAT will be appointed in consultation with CJI. Rest will be appointed after recommendation of selection committee. और वो सिलेक्शन कमिटी जो है उसके अंदर कौन कौन रहेगा? सीजीआई और इज नॉमिनी एज चेयरपर्सन, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए मेंबर भी रहेगा, कन्वीनर भी रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज अ मेंबर एंड सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज अ मेंबर। ठीक है फिर इसके बाद अपने बात किए थे, देखो 408 हो गया, क्या था 408? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी। 409 क्वालिफिकेशन, 410 एनसीएलटी, 411 क्वालिफिकेशन, 412 कि इन लोग को अपॉइंट जो है वो कौन करेगा। ठीक है ये था अपना सेक्शन 412। फिर अगर अपने बात करें सेक्शन 413 का तो टेन्योर वाला था। सेक्शन 413 क्या था? टेन्योर 5 साल, रीअपॉइंटमेंट 5 साल, मिनिमम में सबका 50 साल, मैक्सिमम 65, 67, 67, 70। 414 इन लोग का क्या था? सैलरी एंड अलाउंसेस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड और रूल में प्रिस्क्राइब किया गया है कितना? 80,000, प्रेसिडेंट का 80,000 पर मंथ प्लस गवर्नमेंट अलाउंसेस जो मिलते हैं, और मेंबर्स का एक रेंज था 67,000 से 79,000 प्लस गवर्नमेंट अलाउंसेस जो मिलते हैं। क्लियर है यहां तक? फिर अपने सेक्शन 415 का अगर बात करें, 415 का अगर बात करें तो 415 में यही था कि अगर बाई चांस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन का वैकेंसी क्रिएट हो जाता तो सीनियर मोस्ट मेंबर शैल एक्ट अंटिल दे आर ड्यूली अपॉइंटेड। ठीक है फिर अपने 416 का अगर बात करें, रेजिग्नेशन सीजी को करेगा, इफेक्टिव कब से होगा? अर्लीएस्ट ऑफ मंथ फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रेजिग्नेशन बाय सीजी, सक्सेसर एंटरिंग द ऑफिस और देयर एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर है? फिर अपने ये अपना बात हो गया 416 का। फिर 417 का अगर बात करें, सेक्शन 416 सीजी इन लोग को निकाल सकता है इन कंसल्टेशन विद सीजीआई, और वो 500 ग्राउंड था, बहुत सिंपल था। इंसॉल्वेंसी, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, फिजिकली मेंटली इनकेपेबल, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट या अदरवाइज इंटरेस्ट प्रीजुडिशियली अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ देम एंड अब्यूज द पोजीशन अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। They can be removed only after inquiry conducted by Supreme Court judge who shall be nominated by CJI. फिर अपने 418 का अगर बात करें तो 418 में ये था कि इन लोगों को स्टाफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा सीजी द्वारा इन कंसल्टेशन विद एनसीएलटी एनसीएलटी। फिर अपने अगर सेक्शन 419 का बात करें तो बेंचेस जो है एनसीएलटी वगैरह का कौन डिसाइड करेगा? सीजी डिसाइड करेगा। एनसीएलटी बेंचेस विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रिंसिपल बेंच शैल लाई एट न्यू दिल्ली। फिर हमने आपको एनसीएलटी का वेबसाइट दिखाया, टोटल 15 बेंचेस जो है किस किस का क्या क्या जुरिस्डिक्शन है वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है अब आ जाओ अपने सेक्शन 420 में, आइए। माइक खुल गया था भाई। सेक्शन 420, सेक्शन 420 क्या बोलता है कि एनसीएलटी जो के पास जो केस आएगा, पार्टीज को अपॉर्चुनिटी हर्ट देगा, सुनेगा एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज विल पास एन ऑर्डर। तो सेक्शन 420 बड़ा सिंपल सेक्शन है, बोल रहे हैं एनसीएलटी विल पास एन ऑर्डर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज। एक चीज याद रखना, एनसीएलटी कैन अमेंड द ऑर्डर पास विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इफ देयर इज अ मिस्टेक एपरेंट ऑन द रिकॉर्ड। तो अगर कुछ मिस्टेक एपरेंट है, मतलब क्लेरिकल मिस्टेक हो गया, कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गया, तो वो कोई भी पार्टी आ सकता है एनसीएलटी के पास, 2 साल के अंदर एनसीएलटी उस ऑर्डर को अमेंड कर देगा, और एनसीएलटी जो भी ऑर्डर पास करेगा पार्टीज ऑफ द केस को उसको कॉपी देगा। तो ये 3 चीज देख लो क्या क्या बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल सेक्शन 420।
ट्राइब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू प्रोसीडिंग reasonable opportunity being heard, pass such order as it thinks fit. Tribunal may anytime within 2 years from the date of order rectify mistake apparent from the record. उसके लिए amend किया जा सकता है any order passed by it and shall make such amendment if mistake is brought to its notice by the parties. तो अगर कोई भी पार्टी NCLT के सामने ये मिस्टेक लेकर के आता है apparent on the face of the record within 2 years from the date of the order, NCLT can amend the order. लेकिन NCLT कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकेगा ऑर्डर में अगर ऑलरेडी अपील फाइल हो गया NCLT के पास. ऑब्वियस बात है भाई, NCLT के पास अपील फाइल हो गया, अब मैं क्या करेगा, मैं अमेंड नहीं कर सकता, मैं कौन, NCLT. अच्छा, ट्राइब्यूनल कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर वो तो पार्टीज कंसर्न को देगा ही, तो इसमें कुछ दिमाग में रखने का है नहीं कुछ खास, खाली 2 साल वाला पॉइंट याद रखना है. ये था सेक्शन 420. 421 में आ जाओ भाई. क्या आप NCLT के ऑर्डर से दुखी हैं, अग्रीव्ड हैं, तो एनी अग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल एन अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी NCLAT अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ NCLT. तो NCLT के ऑर्डर से इफ एनी पार्टी इज अग्रीव्ड ही कैन फाइल अपील टू NCLAT. कितना दिन के अंदर, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ NCLT. यानी अगर मैं अग्रीव्ड हूं NCLT के ऑर्डर से तो उसका कॉपी, NCLT का ऑर्डर का कॉपी जिस दिन मेरे को रिसीव हुआ वहां से 45 डेज के अंदर आई कैन अपील टू NCLAT. और NCLAT मेरे को और फर्दर 45 डेज भी अलाउ कर सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन. ये देखो, एनी पर्सन एग्रीव बाय ऑर्डर ऑफ NCLT में फाइल एन अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल. ओके, कोई अपील नहीं होगा. कब पता है, जब NCLT ने जो ऑर्डर पास किया था कंसेंट ऑफ द पार्टीज के साथ किया था. नो अपील शैल लाई टू अपीलेट ट्राइब्यूनल. दिख रहा है ना, बोल रहा है नो अपील शैल लाई, नो अपील शैल लाई, दिखा, फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द ट्राइब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज. तो पार्टीज का कंसेंट से ही अगर ऑर्डर पास हुआ था तब का एक अग्रीव्ड. आप ही ने तो बोला था ऐसा ऑर्डर पास करो, ठीक है. अच्छा, जो अपील करना है कितना दिन में हम बताएं, 45 डेज. कब से 45 डेज, फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल इज मेड अवेलेबल टू द पर्सन अग्रीव्ड. जिस दिन अग्री पर्सन को ऑर्डर को कॉपी मिला वहां से 45 डेज. एंड शैल बी इन सच फॉर्म एंड सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सच फॉर्म क्या है, NCLAT 1, ये फॉर्म है अपील का. सच फीस कितना रुपया है, 5000. ठीक है, इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स. तो आप यहां पर ही इसको दिमाग में रखिएगा. प्रोवाइडेड दैट अपीलेट ट्राइब्यूनल में एंटरटेन द अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 45 डेज, है ना, बट विद इन अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 डेज. अगर सफिशिएंट कॉज है तो 45 डेज प्लस फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड इफ NCLT थिंक्स फिट 45 डेज. फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल पार्टीज को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देकर के ऑर्डर पास कर देगा. NCLT का ऑर्डर को वो क्या क्या कर सकता है, अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर को क्या क्या कर सकता है, कंफर्म कि भाई ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है या पूरा ही सेट असाइड कर सकता है. एंड ऑर्डर को कॉपी तो भेज ही देगा टू द पार्टीज एज वेल एज टू द ट्रिब्यूनल. ठीक है, ये था सेक्शन 421. फिर एक सेक्शन इंस्टीट्यूट के मैट में गायब है, वो आप यहां पर ऐड कर लीजिएगा. सेक्शन 422 है, वो बड़ा सिंपल है. सेक्शन 422 बोलता है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस. ठीक है, मैं थोड़ा फटाफट लिख रहा हूं. एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस. चाहे ट्राइब्यूनल हो चाहे अपीलेट ट्राइब्यूनल हो, इन लोग कोशिश करेंगे, एंडिवर करेंगे टू डिस्पोज ऑफ द केस विद इन 3 months. तो इन लोग का पूरा कोशिश रहेगा टू डिस्पोज ऑफ द केस विद इन 3 months व्हेन द केस वाज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम. ओके, वापस से सुन लो. सेक्शन 422 क्या बोलता है, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस. NCLT and NCLAT as the case may be will make endeavor to dispose the case as quickly as possible within 3 months from the presentation of the case in front of them. अगर 3 महीना में इन्होंने केस को डिस्पोज नहीं किया, फर्दर 90 डेज मैक्सिमम 90 डेज जो है NCLT के केस में इसका प्रेसिडेंट अलाउ कर सकता है, NCLAT के केस में उसका चेयरपर्सन अलाउ कर सकता है, लेकिन along with the reason to be recorded in writing कि 3 महीना में केस डिस्पोज क्यों नहीं हुआ.
तो सेक्शन 422 वापस से सुन लो, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस। इन लोग कोशिश करेगा केस डिस्पोज करने का फटाफट विद इन 3 मंथ्स के अंदर। नहीं हुआ तो दे शैल रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग दैट व्हाई द केस वाज नॉट डिस्पोज ऑफ विद इन 3 मंथ्स एंड further 90 days can be allowed by president in case of NCLT, chairperson in case of NCLAT. But you know these are all directories, not mandatories. NCLAT से भी दुखी हो भाई, NCLT के खिलाफ आप कहां गए? NCLT ने पहले ऑर्डर पास किया 420 में, ठीक है, फिर 421 में आप कहां पर गए? NCLAT के पास गए विद इन 45 डेज प्लस मैक्सिमम 45 डेज। 422 बोला एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केस करना है। सेक्शन 423 एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, आप अभी भी अग्रीव्ड हैं, तो अब आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और पता है ना फेमस सुप्रीम कोर्ट में खाली क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जा सकते हैं 60 डेज and Supreme Court if thinks fit sufficient cause of delay was there, Supreme Court can condone the delay and allow you further 60 days, 60 days plus further 60 days only on question of law. So any person aggrieved by order of NCLAT may file an appeal to Supreme Court within 60 days. वही जिस दिन आपको एपलेट ट्राइब्यूनल से ऑर्डर का कॉपी मिला वहां से 60 डेज में आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है सफिशिएंट कॉज था डिले का तो फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। प्रोसीज्योर क्या होता है बिफोर ट्राइब्यूनल एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल? व्हाट इज द प्रोसीज्योर ऑफ फाइलिंग द केस बिफोर ट्राइब्यूनल एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल? ये देखो बड़ा सिंपल है। इन लोग जो है दे विल बी बाउंड बाय प्रोसीजर लेड डाउन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC 1908 एंड गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अभी आपने पढ़ा, हर जगह था ना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडी ऑल्ट्रम पटम बोलते हैं उसको, ऑडी ऑल्ट्रम पटम, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो CPC फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, एक्ट को फॉलो करना है, IBC का मामला है तो IBC कोड को फॉलो करना है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 को फॉलो करना है एंड रूल्स मेड देयर अंडर। क्लियर? और देखो इन लोग क्या क्या कर सकते हैं। समन कर सकता है, बिल्कुल समन समझ में आ रहा है ना, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, दे विल समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस। चलो बुलावा आया है, ट्रिब्यूनल ने या एपिलेट ट्रिब्यूनल ने बुलाया है। discovery and production of document, they can summon enforce the attendance of any person examining them oath, जबरदस्ती डॉक्यूमेंट मंगवाया जा सकता है, receiving evidences on affidavits, ठीक है। फिर इन लोग जो है subject to Indian Evidence Act they can requisition any public record document copy from any office, तो इन लोग जो है बिल्कुल पब्लिक रिकॉर्ड्स वगैरह भी मंगवा सकता है, एग्जामिन कर सकता है विटनेस डॉक्यूमेंट को, डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट, तो इन लोग जो है कोई डिसमिस कर सकता है कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है इन लोग को फर्जी लग रहा है, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर, ठीक है, एंड एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। और जो भी ऑर्डर आएगा भाई, जो भी ऑर्डर आएगा ट्रिब्यूनल का, एपिलेट ट्रिब्यूनल का, डिक्री ऑफ अ कोर्ट के बराबर इनको दर्जा मिलेगा, shall be enforced in the same manner as if it was a decree made by a court। तो डिक्री आपको पता होना चाहिए, जो कोर्ट का, सिविल कोर्ट का जो जजमेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्री। सो डिक्री इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट। एनसीएलटी का ऑर्डर विल बी जस्ट इन्फोर्स लाइक अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट। और जो एनसीएलटी ऑर्डर पास किया है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इन लोग जो है ना कोर्ट को भी बोल सकते हैं। एनसीएलटी ऑर्डर पास कर दिया, अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कराने के लिए इन लोग ये ऑर्डर कोर्ट को भेजेगा। किस कोर्ट को? जिसके जुरिस्डिक्शन में, जिस कंपनी के खिलाफ हम ऑर्डर पास किया उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है। तो वापस से सुन लो, एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया उसको अब एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग कोर्ट के पास भेजेंगे। किस कोर्ट के पास भेजेंगे? उस कोर्ट के पास हम लोग ऑर्डर भेजेंगे ताकि एग्जीक्यूट हो सके जिस कोर्ट के अंडर, जुरिस्डिक्शन के अंडर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, एंड इफ इट वाज अगेंस्ट अ पर्सन, तो जहां वो पर्सन रहता है, ठीक है, जिस कोर्ट के उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन के अंदर जो पर्सन रहता है या फिर अपना बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन करता है। समझ में आ गया सर? देखो, and it shall be lawful for tribunal or appellate tribunal to send for execution of its order to the court
कौन सा कोर्ट को भेजे? अरे उस कोर्ट को भेजो ना जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर जिस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर अगर एक पर्सन है तो वो पर्सन उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन वाले एरिया में रहता है या बिजनेस प्रोफेशन करता है। ओके, ये था एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। अच्छा, ऑब्वियस सा बात है, जो भी प्रोसीडिंग होगा वो जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा भाई, सिंपल सा चीज है। इसके अलावा ये जो 15 बेंचेस है, ये मैंने आपको एनसीएलटी का वेबसाइट खोल करके दिखा दिया था, लोकेशन कहाँ कहाँ है और कौन कौन सा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है। ये याद नहीं करना, ऑब्वियस सा बात है, खाली एक बार रीड कर लेना है जो ऑलरेडी आप मेरे साथ साथ कर चुके हैं। ठीक है, ये 15 बेंचेस का बात हो चुका है। इसके अलावा पावर्स ऑफ एनसीएलटी का अगर बात करें कि एनसीएलटी का कहाँ कहाँ पावर्स एक्ट में है, तो ये एक रिवीजन है, फटाफट मेरे को बताओ, रिवीजन की तरह है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन में, याद है ना? बिल्कुल। तो इनकॉर्पोरेशन में सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 में एनसीएलटी अपना जलवा दिखा सकता है। क्या क्या बताओ? कंपनी अगर गलत ढंग से इनकॉर्पोरेट हुआ है, फ्रॉडुलेंटली इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है? एनसीएलटी कैन ऑर्डर पास ऑर्डर रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, डायरेक्ट द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन ऑफ एमओ एंड एओए। ठीक है, एनसीएलटी और क्या कर सकता है? रिमूव द, अच्छा, डायरेक्ट दैट मेंबर लायबिलिटी शैल बिकम अनलिमिटेड, रिमूव द नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप। ठीक है, एनी अदर ऑर्डर एज एनसीएलटी में डीम फिट। फिर याद है ना सेक्शन 13, 14 और 15 में भी जब हम लोग ऑल्टर करते हैं अपना एमओए और एओए फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, वहां पर भी दरकार पड़ता है एनसीएलटी का अप्रूवल का। फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी जब आपका रिडेम्पशन का ड्यू डेट आ गया, याद करो, और आप रिडीम नहीं कर सक रहे हो, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है आपका अच्छा, तो जो रिडेम्पशन का ड्यू डेट आ गया लेकिन आप रिडीम नहीं कर सक रहे हो, देन इन दैट केस आप अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। उसके लिए 3/4 ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो अप्रूवल चाहिए, एनसीएलटी का भी अप्रूवल चाहिए। याद आ गया सर? 58 एंड 59 में एनसीएलटी के पास आप अपील कर सकते हैं फॉर रिफ्यूजल टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिट द शेयर्स। ठीक है सर। फिर भाई याद करो सेक्शन 62 में जब गवर्नमेंट कंपलसरी कन्वर्जन कर देता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर था, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इनटू द शेयर्स, तब अगर कंपनी एग्रीव्ड है वो एनसीएलटी के पास जा सकता है। डिबेंचर्स में अगर डिफॉल्ट हो जाता है तब आप एनसीएलटी के पास आ सकते हैं। याद आया? और एक केस था, बिना डिफॉल्ट के भी डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी के पास कब जा सकता है? बिना डिफॉल्ट के भी डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी के पास जा सकता है जब डिबेंचर ट्रस्टी को लगे कि लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो चुका है और एसेट्स का वैल्यू कम हो चुका है, इतना कम कि हो सकता है डिबेंचर जब मेच्योर हो तो चुकाया नहीं जाए, तब डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी के पास जाकर के अप्लाई कर सकता है, आस्किंग द कंपनी नॉट टू इनकर फर्दर लायबिलिटीज। डैमेजेस फॉर फ्रॉड, बिल्कुल एनसीएलटी के पास हम लोग जा सकते हैं। और याद करो, हम लोग मीटिंग्स बुलाने के लिए एजीएम ईजीएम एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। मिनट बुक इंस्पेक्ट नहीं करने दे रहा है, जाओ एनसीएलटी के पास, इंसाफ होगा। 130 एंड 131 कंपल्सरी एंड वॉलेंट्री रिवीजन, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट। ऑडिटर को अगर हटाना है तो भी आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं डायरेक्टर का रिमूवल के लिए। फिर इन्वेस्टिगेशन में तो भरा हुआ है पूरा, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में हर जगह एनसीएलटी है, स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए एनसीएलटी है। ठीक है, फिर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ये तो 415 से 433 पूरा ही फंक्शनिंग, एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ सीएलबी, तो वहां पर भी ऑब्वियस बात है कंपनी लॉ बोर्ड हट करके ही एनसीएलटी आया। तो ये सारे केसेस में एनसीएलटी का पावर्स है। जस्ट लाइक ये तो ऑलरेडी एक्ट में पड़ा हुआ है अपना सारा चीज, तो एक तरीके से जस्ट एक फटाफट रिवाइंड हो गया, रिकैप हो गया। अब भाई अपने आ रहे हैं एनसीएलटी रूल्स के अंदर। ठीक है, एनसीएलटी रूल्स 2016 के अंदर। अब बहुत सिंपल है, खाली एक बार रीड करना है, बट बच्चे वो रीड नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, अपने साथ साथ यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, एनसीएलटी रूल्स 2016, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, अपने साथ साथ कर लेंगे। और ये जो अपने पढ़ने वाले हैं अभी एनसीएलटी रूल्स 2016, कुछ पोर्शन अभी करेंगे और कुछ पोर्शन अपने फिर थर्सडे करेंगे। ठीक है, अभी बस 10 मिनट रुक जाओ,
10 मिनट रुक जाओ, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन आपका, तो हो सकता है आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहे हो। 10 मिनट रुक जाओ, फटाफट अपने रूल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखना कितना सिंपल है, और फिर अपने इसको कंटिन्यू करेंगे थर्सडे और खत्म करेंगे वाला पूरा चैप्टर को। जाहिर सा बात है, एनसीएलटी रूल्स में एनसीएलटी का फंक्शनिंग पता चलेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का फंक्शनिंग। सबसे पहले सिटिंग आवर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, देखो बहुत सिंपल सा थ्योरी है, बट चलो कोई बात नहीं, अपने साथ साथ भी कर लेंगे। सिटिंग आवर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल क्या रहेगा भाई? 10:30 AM to 1 PM एंड 2 PM to 4:30 PM, 10:30 से 1, फिर भाई उन लोग रेस्ट करेंगे, फिर 2 से 4:30। सिटिंग आवर्स मतलब बेंचेस आप लोग का जो केसेस है वो सुनेगा, ठीक है, जो जुडिशियल मेंबर्स हैं, टेक्निकल मेंबर्स हैं, उन लोग आप लोग का जो केसेस है वो यहां पर सुनेंगे 10:30 से 1 के बीच में, एंड 2 से 4:30, ठीक है। याद करने का तरीका सुन लो, 2.5 घंटा और 2.5 घंटा, ठीक है, ब्रेक के पहले 2.5 घंटा, ब्रेक के बाद 2.5 घंटा, तो 10:30 से 1 सिटिंग आवर्स हो गया, एंड 2 से 4:30, 2.5-2.5। वर्किंग आवर्स यानी एनसीएलटी खुला रहेगा। वर्किंग आवर्स का अगर बात करें, जाहिर सा बात है जो सिटिंग आवर्स है वो विद इन द वर्किंग आवर्स ही होगा, बट वर्किंग आवर्स तो ज्यादा रहेगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल का जो वर्किंग आवर्स रहेगा, जब ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग करेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, नेशनल हॉलिडे ऑफ रहता है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे एंड अदर नेशनल हॉलिडे, इन लोग का जो वर्किंग आवर रहेगा वो रहेगा 9:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 9:30 AM to 6 PM। और जो आपका फाइलिंग काउंटर है, जहां पर आप अपना फॉर्म्स वगैरह फाइल करेंगे, अपना केसेस वगैरह जो है पिटीशन फाइल करेंगे, वो फाइलिंग काउंटर भाई जो है 10:30 से 5 तक ही खुला रहेगा। सब बहुत सारा टाइम है, देखो ना ये। अच्छा वो 2.5-2.5 तो याद हो गया भाई, 10:30 से 2.5 घंटा हो गया एक, फिर 2 से 2.5 घंटा 4:30, 2.5-2.5, ठीक है। और वर्किंग आवर का अगर हम लोग बात करें 9:30 से 6। अब फाइलिंग का अगर हम लोग बात करें, 1 घंटा यहाँ पर जोड़ दो, 1 घंटा यहाँ घटा दो, ठीक है, 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे, यानी 10:30 से 5, ठीक है। इनहेरेंट पावर, एनसीएलटी रूल्स जो है, एनसीएलटी रूल्स में जो भी लिखा हुआ है वो प्रोसीजर है, बट ये कोई लिमिट नहीं कर सकता द पावर्स ऑफ एनसीएलटी को। यानी एनसीएलटी को अगर इसके बियॉन्ड भी जाना पड़ा, तो एनसीएलटी के पास वो पावर है कि वो रूल्स के बियॉन्ड भी जा करके काम कर सकता है। Nothing in NCLT rule shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the tribunal to make such order as it may be necessary for meeting the ends of justice। तो NCLT कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है जस्टिस पूरा करने के लिए। कितना भाई कैलेंडर ऑफ वर्किंग डेज कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट। वर्किंग डेज शैल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। लिस्टिंग ऑफ केस, अर्जेंट केस अगर रहता है देन इन दैट केस 12 बजे के पहले अगर आप अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट वर्किंग डे में ही वो लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मंडे 12 बजे तक आप अर्जेंट केस अप्लाई कर देते हो तो ट्यूसडे उसका जो है हम लोग हियरिंग कर लेंगे। और एक्सेप्शनल केसेस में चलो 12 बजे तक लिस्टिंग नहीं हुई, हुआ 3 बजे तक भी अगर लिस्टिंग हो गया एक्सेप्शनल केसेस में, तो भी नेक्स्ट वर्किंग डे में उसका हियरिंग हो जाता है। अर्जेंट मैटर फाइल्ड बिफोर 12 नून शैल बी लिस्टेड फॉलोइंग वर्किंग डे को। ऑब्वियस बात है कंप्लीट होना चाहिए वो एप्लीकेशन। और अगर एक्सेप्शनल केसेस है तब तो भाई 12 के बाद लेकिन 3 के पहले भी अगर आप फाइल कर देते हो तो लिस्टिंग हो जाएगा फॉलोइंग डे में। स्पेसिफिक परमिशन चाहिएगा उसके लिए। एनसीएलटी एग्जामिशन दे सकता है पार्टीज को, कुछ कंप्लायंस जो इस रूल्स में कंप्लायंसेस है उसमें से कुछ कंप्लायंसेस मत करो, ये एनसीएलटी के ऊपर है, वो पार्टीज को एग्जामिशन दे सकता है टू मीट द जस्टिस, ठीक है। ठीक है, तो पावर टू एग्जाम बड़ा सिंपल था कि एनसीएलटी कोई भी पार्टी को कंप्लायंसेस से एग्जामिशन दे सकता है। पावर टू एक्सटेंड टाइम, अब एनसीएलटी जो है वो टाइम वगैरह भी एक्सटेंड कर सकता है, जैसे आपने अभी वो सब सिटिंग आवर्स पढ़ा, वर्किंग आवर्स पढ़ा, उसको भी एनसीएलटी चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है। बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, तो वापस से एक बार ये वाला देख लो भाई, क्या क्या पढ़ा आपने। सिटिंग आवर, वर्किंग आवर, फाइलिंग आवर, 3 चीज पढ़ा। सिटिंग आवर, वर्किंग आवर, फाइलिंग आवर। सिटिंग आवर क्या था आपका बताइए? 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, 10:30 से 1, 2 से 4:30। वर्किंग आवर क्या था? 9:30 से 6। फाइलिंग आवर क्या था? 1 घंटा आगे कर दो, 1 घंटा पीछे कर दो, 10:30 से 5। इनहेरेंट पावर एनसीएलटी का है, रूल्स लिमिट नहीं करता। कैलेंडर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। लिस्टिंग ऑफ अर्जेंट केस, 12 बजे तक अगर आप अप्लाई कर दियो तो नेक्स्ट वर्किंग डे में वो लिस्ट हो जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस में 12 बजे के बाद 3 बजे के पहले भी अगर आप अप्लाई कर दोगे, स्पेसिफिक परमिशन बेंच से मिलेगा, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे उसका लिस्टिंग हो जाएगा। एनसीएलटी पार्टीज को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द कंप्लायंसेस ऑफ दीज रूल्स
and NCLT can extend the time also. आ जाओ अब रूल नंबर 20, प्रोसीजर, कि कैसे पिटीशन अपील जो फाइल होता है उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है। देखिए प्रोसीजरल पार्ट, कि कैसे हम लोग पिटीशन अपील कैविएट फाइल करते हैं एनसीएलटी में। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग है। एवरी अपील, पिटीशन, एप्लीकेशन, कैविएट, ऑब्जेक्शन, काउंटर, ठीक है, ये सब हम लोग क्लासेस में अलग अलग जन का मीनिंग जो है वो रखें। जैसे कैविएट क्या होता है पता है ना आपको, कि भाई सामने वाला का कोई केस एक्सेप्ट नहीं किया जाए जब तक मेरा नहीं सुन लिया जाए। तो एवरी अपील, पिटीशन, एप्लीकेशन, कैविएट, ऑब्जेक्शन, काउंटर, ट्रिब्यूनल किस में रहेगा, किस लैंग्वेज, जो भी आप एप्लीकेशन, पिटीशन, कैविएट फाइल करोगे, ऑब्जेक्शन, काउंटर फाइल करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। और कोई लैंग्वेज में अगर आपने रखा तो इट शैल बी अकम्पनीड विद इंग्लिश लैंग्वेज, खाली इंग्लिश चलेगा, एनी अदर लैंग्वेज अकम्पनीड विद इंग्लिश। और क्या हाथ से लिखा हुआ रहेगा, नहीं, टाइप रिटन रहेगा, टाइप रिटन या फिर प्रिंटेड रहेगा या लिथोग्राफी, इंग्लिश रहेगा। some other Indian language then it shall be accompanied by copy of translated copy of English, ठीक है, या तो इंग्लिश या फिर अगर any other Indian language है तो translated copy of English। ऑल ओके, फेयरली लिखा हो, लेजिबल दिखाई दे, टाइप रिटन हो, लिथोग्राफ्ड हो या प्रिंटेड हो, डबल स्पेसिंग ताकि जगह रहे, ठीक है, स्टैंडर्ड पिटीशन पेपर में। अब इसमें कितना आपको गैप छोड़ना है वो भी लिखा हुआ है, कि जो टॉप से विथ रहेगा 4 सेंटीमीटर विथ ऑन टॉप, राइट साइड मार्जिन में 2.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड मार्जिन में 4 सेंटीमीटर, रदर 5 सेंटीमीटर। विथ टॉप से कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर, राइट साइड से 2.5, लेफ्ट साइड से 5। ये देखो, राइट मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट मार्जिन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, स्टिच इन अ पेपर बुक फॉर्म, तो जो एप्लीकेशन करेंगे वो पूरा स्टिच रहना चाहिए। अब एप्लीकेशन में आप लिखेंगे क्या, बिफोर द एनसीएलटी, और फिर ठीक उसके नीचे बेंच का नाम, 15 बेंचेस है ना, तो कौन सा बेंच, बिफोर द एनसीएलटी एंड स्पेसिफाई द बेंच। मैं अभी दिखाऊंगा आपको एक पिटीशन, बिफोर द एनसीएलटी और ठीक उसके नीचे बेंच टू विच इट इज प्रेजेंटेड, ठीक है। और प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ, ठीक है, किस प्रोसीडिंग्स, किस मामला में आप ये पिटीशन या कुछ भी लगा रहे हैं एप्लीकेशन, और किस अथॉरिटी के खिलाफ, किस अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ आप ये पिटीशन लगा रहे हैं, अपील लगा रहे हैं, वो बताइए। तो इन द मैटर ऑफ लिखा हुआ रहेगा, बिफोर एनसीएलटी, बेंच का नाम, इन द मैटर ऑफ कि मामला क्या है भाई। यहां तक क्लियर है सर। जो भी आप फाइल करेंगे पैराग्राफ फॉर्म में डिवाइडेड रहेगा आपका, अपील, पिटीशन, ऑब्जेक्शन, काउंटर, ठीक है, एप्लीकेशन, इट शैल बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ फॉर्म, और पैराग्राफ नंबर रहेगा कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है सर। वेयर साका और अदर डेट्स आर यूज्ड, कॉरेस्पॉन्डिंग डेट्स ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर शैल आल्सो बी गिवन। साका क्या होता है, इंडियन कैलेंडर होता है, तो अगर आपने इंडियन कैलेंडर के डेट्स को यूज किया है तब आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं भाई, इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है, वो भी आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते फाल्गुन मास में ही हुआ था, रेफरेंस आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर का देना मस्ट है, ठीक है। पार्टीज को तो डिस्क्राइब करोगे ना, फुल नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, फुल नेम, पेरेंटेज, एज, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्टी एंड एड्रेस in case a party sues or being sued is a representative character, तो वो सब आपको शुरू में ही बता देना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज बता देना पड़ेगा। नेम्स ऑफ द पार्टीज भी कंसेक्यूटिवली नंबर्ड रहेगा, क्लियर है। और ये सब नंबर चेंज नहीं होगा, नेम्स ऑफ द पार्टी शैल बी कंसेक्यूटिवली नंबर्ड एंड दिस नंबर्स विल नॉट बी चेंज अगर कोई पार्टी मर भी गया बीच में। डेथ ऑफ अ पार्टी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील ऑफ पिटीशन, तो उसका लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव जो है शैल बी शोन बाय सब नंबर 3A 3B 3C, इस प्रकार, ठीक है। फ्रेश पार्टीज अगर आएंगे तो अगेन नंबर कंसेक्यूटिवली जो है वो चलते रहेगा, ठीक है। एंड किस प्रोविजन ऑफ लॉ को आप रेफर करके ये एप्लीकेशन पिटीशन फाइल कर रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच इट इज प्रेफर्ड। से ये प्रोसीजर का 9 पॉइंट्स फटाफट पढ़ लो। क्या बोलोगे सबसे पहला लाइन में, कि एवरी पिटीशन एप्लीकेशन कैविएट काउंटर
etc. shall be in English language. If any other Indian language, accompanied with English language. It should be in legible, fair form, either printed or typographed or lithographed. Okay. ऊपर से कितना आपको width जो है वो रखना है 4 सेंटीमीटर, राइट हैंड मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर और लेफ्ट वाला जो है अपना 5 सेंटीमीटर डबल। दूसरा पॉइंट कैसे स्टार्ट करोगे? बिफोर एनसीएलटी उसका बेंच का नाम लिख देना है और मैटर का नाम लिख देना है इन द मैटर ऑफ। बिफोर एनसीएलटी बेंच का नाम इन द मैटर ऑफ, ठीक है। पैराग्राफ्स में आपको ये एप्लीकेशन करना है कंसेक्यूटिवली नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज करना है, पार्टीज को भी कंसेक्यूटिवली रखना है। पार्टीज अगर बीच में मर गए तो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनको सब नंबर्स में ऐड करना है। नए पार्टीज अगर आ गए तो कंसेक्यूटिवली जो नंबर है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। और अगर साका है तो ग्रेगोरियन डेट्स भी आपको रेफर करना है, बस यही था। और प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर विच द एप्लीकेशन इज प्रेफर्ड वो आपको बताना है। मक्खन सर, मतलब कुछ इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो कुछ इस प्रकार। ये देखो बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहां देखो बेशर्मो, ऐड मत देखो। बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंच का नाम, ठीक है। फिर किस मामले में ये पिटीशन फाइल हो रहा है, इन द मैटर ऑफ वो बता दिया गया, स्ट्राइकिंग ऑफ का मामला है सेक्शन 252 वाला। फिर पार्टीज जो है, पार्टीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है अच्छे से, पूरे पार्टीज को जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, नेम, एड्रेस, फैक्स, ईमेल आईडी, ठीक है। रिस्पोंडेंट का भी सारा सेम चीज। और फिर देखो पैराग्राफ फॉर्म चालू हो गया, 0.23 करके इन्होंने फैक्ट्स को बताना चालू किया पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है। फिर रिलीफ सॉर्ट क्या होता है ये भी हम लोग को मांगना पड़ता है भाई। तो इस प्रकार जो है ये एप्लीकेशन जो है ये फाइल किया जाता है। ओके, पर्टिकुलर्स टू बी सेट आउट इन एड्रेस फॉर सर्विस। अब देखो, द एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ समन्स शैल बी फाइल्ड विथ एवरी अपील। एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ समन, हम लोग पूरा एड्रेस जो है वो अपील के साथ जो है, पिटीशन के साथ, वही अपील बोल लो पिटीशन बोल लो, एज अ केस में भी अपील, पिटीशन, एप्लीकेशन, कैविएट जो आप फाइल कर रहे हैं। एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ समन भी आपको फाइल करना पड़ेगा। पूरा एड्रेस में क्या क्या रहेगा देखो, नेम ऑफ द रोड, ठीक है, म्युनिसिपल डिवीजन वार्ड उसका, नेम ऑफ टाउन, पोस्ट ऑफिस एंड वैलिड ईमेल आईडी वगैरह, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था एड्रेस, ठीक है। इनिशियलाइजिंग ऑल्ट्रेशन इन पिटीशन, ध्यान से देखिएगा ये वाला। इनिशियलाइजिंग मतलब क्या हुआ, ऑल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कुछ भी ओवर राइटिंग है, स्क्रिबलिंग है, तो वहां पर इनिशियल रहेगा। कुछ भी चेंजेस है तो वहां पर कोई भी इंटरलिनिएशन, इरेजर, करेक्शन, डिलीशन, तो भाई वहां पर इनिशियल रहेगा पार्टी का, या पार्टी का अगर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका इनिशियल रहेगा। ओके, अब आ जाओ प्रेजेंटेशन में। जो आप पेटिशन एप्लीकेशन, कैविएट, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन मतलब समझ में आता है ना, इंटरिम रिलीफ सॉट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, कि भाई केस तो चलेगा लेकिन मेरे को ये इंटरिम रिलीफ चाहिए, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन होता है। तो पेटिशन एप्लीकेशन, कैविएट, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट अपील शैल बी प्रेजेंटेड इन ट्रिप्लिकेट। 3 कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, अपीलेंट 3 कॉपी सबमिट करेगा भाई, ठीक है, ये याद रखना। तो पॉइंट नंबर 1 यहां पर ये याद रखना है कि 3 कॉपी में ये सबमिशन जाएगा। एवरी पिटीशन एप्लीकेशन अपील में बी अकम्पनीड बाय डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स जो आपको अटैच करना है वो भी आप करेंगे। फॉर्म नंबर अगर हम आपको बताएं तो फॉर्म नंबर जो हम लोग पिटीशन फाइल करते हैं उसका फॉर्म तो क्या रहता है, एनसीएलटी 1 रहता है, ठीक है। फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1, और जो अटैचमेंट्स जो रहेगा along with NCLT 2, तो NCLT 1 is the form along with the attachments in form NCLT 2। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन भी NCLT 1 होता है लेकिन उसका अटैचमेंट्स NCLT 3, नेक्स्ट क्लास में आएगा वो, अभी हम शॉर्ट में आपको बता दिए। NCLT 1 along with attachments in form NCLT 2, interlocutory application NCLT 1 along with attachment in NCLT 3। ओके, अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करोगे इंडेक्स बना देना भाई ट्रिप्लिकेट में,
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो। Sufficient number of copies of appeal or petition or application shall also be filed for service on opposite party। और आप जो कॉपीज दे रहे हो ऑपोजिट पार्टी के ऊपर भी जो है वो जाए तो सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये 4 बात खास है, बताओ क्या क्या। एप्लीकेशन पिटीशन जो भी आप फाइल करोगे एनसीएलटी में ट्रिप्लिकेट में फाइल करोगे। ठीक है सर, ट्रिप्लिकेट में फाइल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए जो आप अटैच करोगे। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट जो हम लोग अटैच करेंगे ड्यूली सर्टिफाइड होगा। इंडेक्स रखना है, ठीक है सर, इंडेक्स भी रख देंगे। एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज so that it can be served to the opposite party also। okay, फिर आ जाइए जॉइंट पिटीशन। जॉइंट पिटीशन तो तभी हो सकता है जब सेम कॉज ऑफ एक्शन हो। तो अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है तो जॉइंट पिटीशन फाइल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दैट प्रोविजन ऑफ लॉ। बेंच में परमिट मोर देन 1 पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन ज्वाइन टुगेदर एंड प्रेजेंट अ सिंगल पिटीशन। बस बेटा 2 से 3 मिनट, बस ध्यान लगाओ। more than one person can join together, more than one person can join together and submit a joint petition, single petition, अगर बेंच सेटिस्फाइड है कि कॉज ऑफ एक्शन जो है उनका सेम है, कॉज ऑफ एक्शन एंड रिलीफ प्रेड कि उनको क्या चाहिए, दे हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। ओके, such permission shall be granted where joining of petitioners by single petition is specifically permitted by the act। बिल्कुल, इन लोग भी जो जॉइंट पिटीशन में फाइल करेगा वही ट्रिप्लिकेट में फाइल करेगा। इंडोर्समेंट वेरिफिकेशन मतलब समझ में आ रहा है ना, लास्ट में साइन वगैरह इन लोग का रहना चाहिए। एट द फुट ऑफ एवरी पिटीशन, लास्ट में फुट ऑफ एवरी पिटीशन अपील प्लीडिंग, नेम सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, नेम एंड साइन ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करेगा इन लोग का केस। ओके, और ये तो पता ही है कि ऑन एडमिशन ऑफ सच अपील और पिटीशन और एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार यानी आरओसी, अगर ट्रिब्यूनल उसको बोले भाई और रिकॉर्ड मंगवाओ तो ट्रिब्यूनल आरओसी को बोल सकता है भाई और रिकॉर्ड मंगवाओ, तब आरओसी मंगवाएगा। आरओसी इफ डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल कॉल फॉर रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, बड़ा सिंपल था ये, कुछ नहीं है भाई। प्रोडक्शन ऑफ ऑथोराइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन। अब एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, उनके बिहाफ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है केस लेकर के, तो ट्राइब्यूनल बोल सकता है भाई रेजोल्यूशन का कॉपी दिखाओ विच हैव एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने तुमको भेजा है, तो उन लोग ने कोई रेजोल्यूशन पास किया होगा, वो रेजोल्यूशन का कॉपी प्रोड्यूस करो। ठीक है, समझ में आ गया। अगर एसोसिएशन का मामला है, द पर्सन हु साइंस और वेरीफाइज ऑन बिहाफ ऑफ एसोसिएशन शैल प्रोड्यूस रेजोल्यूशन का कॉपी, जो रेजोल्यूशन एसोसिएशन ने पास किया होगा एम्पावरिंग सच पर्सन। क्लियर है सर? सो पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग एन एसोसिएशन, एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किया होगा, आप उसको यहां पर पेश करो, ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन। ठीक है, और इसके अलावा आरओसी जो है और फर्दर मटेरियल भी मंगवा सकते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ वाकई में एसोसिएशन ने इस इंसान को ऑथराइज किया है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स वगैरह भी मंगवाया जा सकता है। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया, ये इंटरिम रिलीफ के लिए होता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस व्हाट इंटरिम रिलीफ इज बीइंग सॉट बाय द पार्टी, तो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन भी फाइल करना अलाउड है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब जनरल प्रोसीज्योर, अब यहां से जो है अपने जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में अपने ये पूरा खत्म कर देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आएगा नेक्स्ट क्लास में कि एनसीएलटी के सामने आपका ड्रेस कोड एटिकेट क्या रहना चाहिए, क्या पहन करके जाना चाहिए, क्या पहन करके नहीं जाना चाहिए, बोलेंगे कैसे, बिहेव कैसे करेंगे, ये सब भी आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अपने मिलते हैं दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।